क्या तुमने वेक्सकॉन चैनल को सब्सक्राइब किया है? हाँ बिल्कुल किया है ना। चैनल की सारी नोटिफिकेशंस भी इनेबल्ड है। आज का ताइवान जो पहले फॉर्मोसा था और जापान के कंट्रोल में था, वहाँ 18 अगस्त 1945 को अचानक से एक एयरप्लेन क्रैश कर गया जिसमें काफी लोग थे और उन्हीं लोगों में थे सुभाष चंद्र बोस। प्लेन के क्रैश होने पर पायलट और कुछ लोग मारे गए, बट सुभाष चंद्र बोस और उनके असिस्टेंट हबीब उर रहमान जीवित थे। प्लेन के कुछ हिस्सों में आग लग गई थी और उसका फ्यूल टैंक भी फट चुका था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस गैसोलीन से भीग गए। हबीब उर रहमान बोस के पास गए और दोनों ने मिलकर प्लेन से निकलने की कोशिश की, बट क्योंकि गैसोलीन सुभाष चंद्र बोस जी के कपड़ों पर लग गया था, वो आग में बुरी तरीके से झुलस गए। उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ जापानीज डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, बट कोमा में जाने के कारण 18 अगस्त 1945 को लगभग 9 से 10 बजे के बीच वो 48 की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए। 20 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस जी की बॉडी को ताइहोकू क्रेमेटोरियम में क्रीमेट किया गया। 7 सितंबर को एक जापानीज ऑफिसर सुभाष चंद्र बोस की एशेज को टोक्यो लेकर गया, जहां उन्हें टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट राम मूर्ति को सौंप दिया गया और फाइनली उनकी एशेज रेनकोजी टेम्पल के प्रीस्ट को दे दी गई और आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की एशेज वहां मौजूद है। बहुत से लोग यही मानते हैं और हमें हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में यही कहानी बताई जाती है, बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कंस्पिरेसी थ्योरी को, जिसके अकॉर्डिंग सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे और जो कहानी मैंने आपको अभी बताई वो सिर्फ एक कवर अप स्टोरी थी। काफी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि ना केवल सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, बट वो वापस भारत भी आए और भगवान जी, जिन्हें गुमनामी बाबा भी कहते थे, उनके नाम से उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत किया। गुमनामी बाबा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों में रहते थे। वो और कोई नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस ही थे, ऐसा कई लोग मानते हैं। गुमनामी बाबा और बोस में ना केवल काफी सिमिलैरिटीज थी, बट जिस प्रकार से गुमनामी बाबा छुप कर रहते थे और बहुत कम लोगों से मुलाकात करते थे, वो भी अपना चेहरा दिखाए बिना एक पर्दे के पीछे वाकई में काफी ज्यादा प्रश्नों को हमारे सामने खड़ा कर देता है। क्या रीजन हो सकता है अगर हम माने कि सुभाष चंद्र बोस नेताजी सरवाइव करने के बाद जब भारत आए तो वो छुप कर रहे और किसी को भी नहीं बताया कि वो जिंदा थे? पहला शायद ये कि क्योंकि आईएनए एक्सेस लीडर्स के समर्थन में थी और आईएनए ने वर्ल्ड वॉर 2 को भारत को आजादी दिलाने के लिए एक जरिया माना था। हमें पता है कि एक्सेस पावर्स को अलाइड पावर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में हरा दिया था। हिस्ट्री पढ़ने पर हमें ये भी पता चलता है कि आईएनए लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया। रेड फोर्ट ट्रायल्स, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें हमें पता लगता है कि नवंबर 1945 से मई 1946 के बीच काफी ज्यादा आईएनए ऑफिसर्स पर कार्यवाही की गई। शायद हो सकता है कि नेताजी को लगा हो कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि वो जीवित थे तो ब्रिटिश और इंडियन लीडर्स में फिर से तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है, क्योंकि भारत के लिए नेताजी एक महान व्यक्ति है और ब्रिटिश सरकार के लिए कहीं ना कहीं नेताजी आज भी एनिमी के तौर पे ही देखे जाते हैं। दूसरा शायद ये रीजन था कि वाकई में प्लेन क्रैश में वो घायल हो गए थे और उन्हें रिकवर होने में कुछ सालों का समय लग गया और इन्हीं सालों में भारत को इंडिपेंडेंस मिल गई, आजादी मिल गई। तो शायद अब नेताजी को लगा हो कि क्योंकि उनका गोल भारत को आजादी दिलाना ही था और अब भारत क्योंकि आजाद हो गया है, तो अब उन्हें लाइमलाइट में आने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1920 में चौथी रैंक के साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर की थी और बाद में अपने ही देश के लिए वो सर्विसेज छोड़ भी दी थी। इससे हमें पता चलता है कि उन्हें ना ही पावर और ना ही फेम का शौक था और वो एक सिंपल, पैशनेट और हार्ड वर्किंग व्यक्ति थे। और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं और काफी रीजंस हो सकते हैं कि क्यों वो हिडन रहे लोगों से आफ्टर सर्वाइविंग। चलिए अब वापस भगवान जी गुमनामी बाबा की बात करते हैं। गुमनामी बाबा एक लोकेशन में रहते ही नहीं थे, कभी लखनऊ तो कभी अयोध्या। वो अपना ठिकाना बदलते रहते थे। माना जाता है कि गुमनामी बाबा नेपाल के जरिए भारत आए थे। गुमनामी बाबा की जब 1985 में मृत्यु हुई तो उनके पास से काफी ऐसी चीजों को रिकवर किया गया जो काफी मिस्टीरियस सी चीजें थी, जैसे अंग्रेजी किताबें, हिंदी किताबें, फॉरेन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, नेशनल लीडर्स के पत्र, सुभाष चंद्र बोस की फैमिली के पिक्चर्स और इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड कुछ चीजें। ये अपने आप में एक रहस्यमय बात है कि आखिर एक धार्मिक बाबा के पास ये सब चीजें क्यों होंगी, और उनके पास इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ ऑफिसर्स के पत्र भी थे। इंटरेस्टिंगली उनके पास जर्मन मेड दूरबीन, आईएनए की यूनिफॉर्म्स, यूरोपियन क्रॉकरी सेट, रोलेक्स और ओमेगा की घड़ियां जो कि देखने में ठीक वैसी ही थी जैसे सुभाष चंद्र बोस के पिता ने उन्हें दी थी, मैप्स और बहुत सी अलग अलग आइटम्स जो एक साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती है।
भगवान जी, गुमनामी बाबा की राइटिंग भी नेताजी की राइटिंग से काफी मैच करती थी। बी लाल कपूर, जो कि एक रिटायर्ड चीफ एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने जब नेताजी और भगवान जी की राइटिंग मैच की तो वो राइटिंग बिल्कुल मैच हुई। बट जब जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपर्ट से राइटिंग मैच करने को कहा तो गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स ने बोला कि राइटिंग्स मैच नहीं करती। अकॉर्डिंग टू देम, इंग्लिश हैंड राइटिंग तो दोनों व्यक्तियों की मैच कर रही थी, बट बंगाली हैंड राइटिंग में डिफरेंस था। गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी डिटेल्ड नहीं थी। कर्ट बैगेट, जो कि एक फेमस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी यही बोला कि हैंड राइटिंग गुमनामी बाबा जी और नेताजी की मैच करती थी। दांतों की डीएनए एनालिसिस भी करवाई गई, बट इसमें भी प्रॉब्लम थी। डीएनए सैंपल्स को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी हैदराबाद और कोलकाता में भिजवाया गया। हैदराबाद की लैबोरेटरी ने बोला कि दांत के सैंपल से डीएनए नहीं मिल पाया। वहीं कोलकाता की लैबोरेटरी ने बोला कि गुमनामी बाबा के दांत का डीएनए नेताजी के फैमिली मेंबर्स के डीएनए के साथ मैच नहीं करता। कुछ डीएनए एक्सपर्ट्स ने बोला कि कोलकाता की लैबोरेटरी की इलेक्ट्रोफेरोग्राम रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम थी। बाद में काफी आरटीआई भी लगाई गई और जितनी भी आरटीआई रिक्वेस्ट लगाई गई थी वो ढंग से फुलफिल नहीं की गई। सबसे लेटेस्ट आरटीआई जो 2022 में लगाई गई थी, जिसमें सीएफएसएल ने ये बोला कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ई एंड सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती है। इन सेक्शंस और क्लॉजेस को जरा आप खुद देखिए। अब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब ये ऐसी भी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को हार्म कर सकती है, कहना काफी मुश्किल है। काफी लोग जो गुमनामी बाबा से मिले, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो ही नेताजी थे। उनकी आवाज को कैरिज्मेटिक और चार्मिंग भी लोगों ने कहा और काफी मैच करती थी उनकी आवाज नेताजी के साथ, ऐसा भी उनका कहना था। स्ट्रेंज बात ये है कि जितनी भी इंक्वायरीज ये जानने के लिए हुई कि भगवान जी नेताजी थे या नहीं, उनके अलग अलग व्यूज और कंक्लूजन सामने आए। कुछ इंक्वायरीज में बोला गया कि उनमें डिफरेंस था, वहीं कुछ इंक्वायरीज ने बोला कि उनमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भगवान जी ही नेताजी थे। जस्टिस मुखर्जी कमीशन, जो कि 1999 में बनाई गई थी, उसका काम था ये जानना कि क्या वाकई में नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे या नहीं। यूं तो इस कमीशन ने कंक्लूड किया कि गुमनामी बाबा एंड नेताजी वर नॉट रिलेटेड, बट कुछ बाकी कंक्लूजन्स काफी चौंका देने वाले थे। कंक्लूजन्स आप देख सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज डेड. He did not die in the plane crash as alleged. The ashes in the Japanese temple are not of Netaji. In absence of any clinching evidence, a positive answer cannot be given. और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर ऑलरेडी गिवन इन above. नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज डेड. इनफैक्ट एक इंटरव्यू में जस्टिस मुखर्जी ने खुद बोला था कि सबसे सेंसिबल व्यू यही है कि भगवान जी ही नेताजी थे और वो खुद भी इस बात को मानते थे। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया विदाउट गिविंग एनी रीजन। इसको आगे चल के 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया था। कोर्ट ने बोला, सो फार एज मिस्ट्री विद रिगार्ड टू द डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस in plane crash is concerned, it is for the government of India to take a decision, more so when without assigning any reason the report of Mukherjee Commission has been rejected. कोर्ट ने ये भी बोला कि डीएनए एविडेंस को फुल एंड फाइनल नहीं माना जा सकता। वही नेताजी की फैमिली की अगर हम बात करें तो उनकी फैमिली के काफी मेंबर्स यही मानते हैं कि नेताजी वाकई में प्लेन क्रैश की वजह से ही मारे गए थे और उन्होंने सरवाइव नहीं किया। उनके फैमिली मेंबर्स आज भी यही बोलते हैं कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। आगे चल के 2016 में एक और कमीशन बनाई गई, जस्टिस सहाय कमीशन, रिलेटेड टू नेताजी, और 3 साल की इंक्वायरी के बाद इस कमीशन ने ये कंक्लूजन्स दिए। इंपॉर्टेंटली इस कमीशन ने ये बोला कि भगवान जी नेताजी नहीं थे, बट शायद भगवान जी नेताजी के फॉलोअर थे और उनसे इंस्पायर हुए थे। बट फिर भी हम काफी ज्यादा यहाँ पर देख सकते हैं कंक्लूजन्स। वो बंगाली थे, वेल वर्स्ड, बंगाली इंग्लिश हिंदी उन्हें आती थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरली वेल रेड पर्सन थे, काफी ज्यादा पढ़ाई का शौक रखते थे, बंगाली इंग्लिश हिंदी काफी बुक्स क्योंकि उनके कलेक्शन से मिली। वॉर, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और आप देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है कि एक टोन ऑफ अथॉरिटी उनकी आवाज में थी और काफी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी आवाज मिलती थी। ट्रिमेंडस विल पावर थी, सेल्फ कंट्रोल बहुत था क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तक वो छुप कर लोगों से रहे, किसी से मिलते नहीं थे। पीपल विद हुम ही यूज्ड टू टॉक फ्रॉम बिहाइंड अ कर्टेन वर मेस्मराइज्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिम। काफी कैरिज्मेटिक थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। मेडिटेशन और पूजा काफी किया करते थे। म्यूजिक, सिगार, खाने पीने के शौकीन थे और ही वॉज डिसइल्यूजन्ड विद द स्टेट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस हो रही थी, सरकार जो हमारी है, उनसे सहमत नहीं थे वो। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं कंक्लूजन्स रही जस्टिस सहाय कमीशन की। बट इसने भी ये नहीं बोला कि गुमनामी बाबा नेताजी थे, इसने ये बोला कि सुभाष चंद्र बोस
कि एक फॉलोअर शायद वो हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें फॉलो करते थे और उनसे काफ़ी इम्प्रेस थे, तभी उनके पास उनकी चीज़ें कहीं ना कहीं उनसे मैचिंग चीज़ें उनके पास मिली थी गुमनामी बाबा के पास। आज भी नेताजी के डेथ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। हमारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स में जो लिखा है क्या वो सच्चाई है या कुछ और, कहना मुश्किल है। अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस, अलग अलग कंक्लूजन्स और बहुत सारे प्रश्न। आप लोगों को क्या लगता है, क्या गुमनामी बाबा नेताजी थे या फिर ये दोनों अलग अलग पर्सन्स थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम मेरी सच्ची फ्रेंड हो तो तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना ही होगा, और वो ये है कि तुम्हें YouTube पे जाना है, वेक्सकॉन सर्च करना है और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशंस भी इनेबल कर देना। हाँ, ये तो मैं कर दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका चैनल तो काफ़ी अच्छा है।